कैसे पता करते हैं? कौन कौन से हैं ये? और सबसे पीछे का है और स्वाभाविक संकेत है और अस्थायी संकेत है। इसके बाद हम लोगों ने जल के बारे में देखा। ये जल करते क्या है? कुछ क्रियाएं करते हैं। जैसे चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में जब अस्थायी जल होता है, धरातल का जल होता है, तो उससे कुछ चीज़ें, कुछ संरचनाओं का निर्माण होने लगता है। जैसे चट्टानों में जब चूना पत्थर उपस्थित होता है रंध्रों के माध्यम से, जो चूना पत्थर उपस्थित होता है वो जब पानी उसमें पहुंचता है तो चूना क्या करता है? गल जाता है। तो छोटे छोटे छिद्रों का निर्माण करता है ना। तो छिद्र की संरचना के आधार पर उनको कई सारी कैटेगरी में बांटे गए हैं। कोई बता पाइएगा कौन सा? जब एक छोटा होल बनता है तो क्या कहते हैं उसे? और गोल रंध्र, जब कई गोल रंध्र मिल जाते हैं क्या कहते हैं? डोलाइन। और डोलाइन जब फिर कई डोलाइन मिल जाती है तो क्या ज्वाल हो जाता है। ज्वाल को ही क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। और जब कई सारे ज्वाल मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? कोलिजेट। राजकुंड किसे कहते हैं? कोलिजेट राजकुंड। यहाँ तक संभवतः हुआ था। ठीक है, आइए अब इसके आगे की चीज़ें हम लोग थोड़ा देखते हैं। नेक्स्ट है, जब कोलिजे बन जाएगा तो अगली स्थिति बनेगी। इसमें आपने लिखा था कुछ कोलिजे में या नहीं हुआ था? कोलिजे में क्या लिखा था? पश्चिमी बाल्कन यानी यूरोप के बाल्कन प्रदेश का सबसे बड़ा कोलिजे कौन सा है? ल्यूमिनो कोल्ची। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, अब चलिए अगला करिए, कंदरा या गुफा। पांचवा है कंदरा या गुफा। कंदरा या क्या है? गुफा। वो भी इसी से बनेगा ही। चलिए, भूमिगत जल के अपरदन द्वारा निर्मित, सीधे यहाँ देखिए सब लोग, ठीक है, अनर्गल बातचीत नहीं, हमारी क्लास में नहीं चल पाएगा। ठीक है, भूमिगत जल के अपरदन द्वारा निर्मित कंदराएं, भूमिगत जल के अपरदन द्वारा निर्मित कंदराएं कास्ट प्रदेशों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलाकृति होती है। कंदराएं ऊपरी सतह के नीचे एक रिक्त स्थान के रूप में होती हैं। कंदराएं ऊपरी सतह के नीचे एक रिक्त स्थान के रूप में होती हैं, जिनकी रचना भूमिगत जल की गुलन क्रिया तथा अपघर्षण द्वारा होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्ल्सबाद कंदरा
जब आप लोग ऐसे ही रहेंगे ना, तो ऐसे ही डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स ऐसे आके घूमते रहेंगे तो, और आप लोग सबसे मूर्ख लोग, सबसे मूर्ख आप लोग तो बनते हो अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान। ऐसे वॉन्डरिंग एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे घूमते रहेंगे और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और जो आप लोगों को बचाने जाएगा वो खुद ही उसमें शामिल हो जाएगा। समझ रहे हो? तो बनते हो बड़े बुद्धिमान तुम लोग, वो नहीं बुद्धिमान। जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट जब रहे तो तुम लोगों को जैसे सर्व सूझ जाता है क्या, जैसे कहावत कही गई है, राइट्स नहीं पता होते हैं, ऐसे चिल्लाओ दुनिया भर के राइट्स राइट्स, फालतू के लोग वॉन्डरिंग एलिमेंट्स आएंगे। एक वॉन्डरिंग एलिमेंट्स आ जाए, किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ पर अपने अधिकारी बनेंगे आप लोग, ये कोई गुण है कहीं पे? ये गुण होते हैं गाँव के जो सरपंच लोग बैठते हैं, जिनको प्रधानी लड़ना होता है, वो गांव भर के सभी लोगों को लड़ाते रहते हैं। समझ रहे हो? जो गांव के प्रधानी लड़ते हैं, वो गांव के प्रधान लोग हमेशा ही काम कराते रहते हैं दोनों साइड में। तुम लोग यूपीएससी क्लास है, कोई आगे घुसा पड़ा हुआ है, कोई चिल्ला रहा है बाहर खड़ा हुआ, बोल नहीं सकते हो कि भाई यहाँ से हट जाओ। जो बोलने जाए कौन बोले जाएगा आपको? और नए नए बच्चे इसको घुसाते हैं, कहाँ से ले आते हैं? थोड़ा सीरियस रहा यार, पढ़ना है, वरना जानते हो कोई नहीं पढ़ाना चाहता। मैं मन से बोलता हूँ, कोई नहीं पढ़ाना चाहता है, बस सब अपनी कोटा पूर्ति में लगे हुए हैं। और जो कुछ काम अच्छा करना चाहे, कोई समाज में कोई अच्छा कार्य करना चाहे, तो आप लोग खुद नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं। आप लोग देखना चाहिए ना कि कौन क्या कर रहा है। क्लास आए तो शांत रहो, बैठो। आए आके भी तो मौज मस्ती करनी है तो कॉलेज में बैठो ना, क्या दिक्कत है? वहाँ बैठो आराम से, वहाँ तो कोई पूछने भी नहीं जाएगा। कहीं छत पे बैठे रहो, चाहे जमीन के अंदर गड्ढे खोद करके बैठ जाओ, तो कुछ नहीं जाएगा वहाँ पे कहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ यूपीएससी क्लास है, तुम लोग को देखना चाहिए शांति से, एक अच्छा माहौल हो, टीचर आया पढ़ाने के लिए, वो सोच करके आया पढ़ाना है, तो पता चला कि यहाँ अपने सब लोग मालूम नहीं ठीक है। जिसको पढ़ना है 10 बच्चों को पढ़ना है, तो 10 लोग एकदम अच्छे से रहा। अच्छे का मतलब है फालतू के लोग आके शोर मचाएंगे। एक दो बच्चा भी इसमें डिस्टर्ब करना चाहे, सबको डिस्टर्ब कर देगा और सब शांति से बैठे रहोगे। और सब डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लासेस को, जा करके डेली पूछते रहते हैं कि कब उनकी क्लास चलेगी, कब उनकी क्लास चलेगी। और यहाँ कुछ ऐसे चापलूस टाइप के बच्चे भी रहते हैं जो देखता हूँ, मुझे नहीं पता है क्या, वो आप लोगों से अच्छे हैं, लेकिन ये भी है कि वो लोग आपसे अच्छे हैं, क्योंकि कम से कम वो अपना तो करा लेते हैं। तो शांति बैठो, कोई लड़का हो तो मना कर दो उसको, भाई आप लोग चले जाइए, नहीं डांट सकते, रिक्वेस्ट कर लो। ऐसे क्लास चलेगी, शांत हो, कितना अच्छा माहौल लग रहा है, शांत हो। अब नए नए इसमें आते हैं जो लोग थोड़ा सीरियस हो, थोड़ा सा आप लोग अपने कामों को सजग रहो। फालतू में वॉन्डरिंग एलिमेंट्स आके बैठे रहेंगे, यहाँ पे बाहर बैठे रहेंगे। बड़े सिद्धांत वाली कोई दोस्त कह रहे तो पीछे पीछे जाकर उसका जूता ढोगे, जूता कंधे पे भी रख लोगे। अगर नेता है, थोड़ा प्रभावशाली है, उसका जूता सिर पर भी रख लोगे, बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन रख लोगे जूता, क्योंकि नेताजी हैं या कोई प्रभावशाली आदमी के चमचे हैं। आप लोग अधिकारी बन गए हो, तो थोड़ा अपने अधिकारों के प्रति सजग रहो। कोई डिस्टर्ब करे उसको तुरंत इंटरप्ट करो, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, और तब जाकर के कुछ काम बनता है। बस ऐसे बढ़ने से अगर कोई चीज़ नहीं हो पाएगी, ऐसे सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। इतना डिस्टर्ब हो चुका है, बाकी बचा वो बचा वो आप सब लोग अपनी बेवकूफ़ियों से डिस्टर्ब करो, फिर पता चलेगा कि कैसी क्लास चली थी, 10 दिन पढ़े थे, अब नहीं चलती। जब माहौल बनाया रखा करो, कोई भी मना कर दो, 2 लोग जाके रिक्वेस्ट कर दो, लड़ाई मत करो, रिक्वेस्ट कर लो, भैया प्लीज़ चले जाइए यहाँ से, 4 लड़कियाँ चली जाए यहाँ से, प्लीज़ चले जाइए। अभी देखिए भाग जाएंगे सारे बच्चे, आगे शोर मचा रहे हैं खड़े होकर। और क्लास में भी आप लोग ऐसे देखते हो, जैसे कोई आ जाएगा तो ऐसे लगता है ऐसे भेड़ की तरफ मतलब बातचीत करते रहते हो। कुछ बच्चे हैं अच्छे, लेकिन थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए। और हमें देखिए, मैं अपने बताऊँ, मुझे जब तक इन्वायरमेंट या किसी टीचर को इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा वो नहीं पढ़ा पाएगा। कुछ टीचर होते हैं, कुछ लोग होते हैं कोटा पूर्ति करते हैं, आओ बैठो, आगे 2 लड़के पढ़ रहे हैं, हूँ करके चले नहीं, यहाँ पढ़ने आए हो, आप लोग का समय खर्च कर रहे हो, सरकार इतना धन खर्च कर रही है इस निधि पर, लंबा से अमाउंट खर्च कर रही है, तो उसका भी लाभ होना चाहिए। कम से कम कुछ तो पढ़ लो जिंदगी में, कुछ चीज़ें तो आगे बढ़ जाओ। ज्योग्राफी में ये सब चीज़ें लिख दोगे तो तुम लोगों का डिटेंशन आ जाएगा, 75% लिख करके चले आओ, और तब मजा आएगा कि क्या पढ़े हो। इस नाते थोड़ा सा देखा करो, बाहर कभी भी कोई लड़की की तरफ शोर मचाते रहो, बाहर जब क्लास में घुसेंगे तो बाहर भागेंगे, और सब लोग उसमें मम्मी पापा बनाए रहते हो, अपना गले भेटे रहोगे तभी तो बात करते हैं, किससे बात करेंगे? चापलूसी का तो पेड़ बांधे रहते हो। ये नहीं कि क्लास आ चलो ठीक है 5 मिनट लेट आए कोई तो जाओ अपना बाहर, चलो समझ में नहीं आएगा, हमें बता कोई बात नहीं, चलिए।
कंदरा क्या है? भूमिगत जल के अपरदन द्वारा निर्मित कंदराएं काष्ठ प्रदेशों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलाकृति होती हैं। ये तो हो चुका है। इसके आगे मैंने बोला कंदराएं ऊपरी सतह के नीचे एक रिक्त स्थान के रूप में होती हैं, जिनकी रचना भूमिगत जल की घूर्णन क्रिया तथा अपघर्षण द्वारा होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्लसबाद कंदरा तथा मैमथ कंदरा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैमथ कंदरा अधिक महत्वपूर्ण है। भारत में देहरादून, दक्षिण पश्चिम बिहार के रोहतास पठार, दक्षिण पश्चिम बिहार के रोहतास पठार, गुप्तधाम कंदरा, गुप्तधाम कंदरा, मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में, मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में कुटुम्बसर कंदरा, चित्रकूट इन ब्रैकेट के सतना जिले में गुप्त गोदावरी, सतना जिले में गुप्त गोदावरी, आदि में कंदराएं मिलती हैं। वास्तव में ऊपरी सतह के नीचे खोखला स्थान ही कंदरा है। वास्तव में ऊपरी सतह के नीचे खोखला स्थान ही कंदरा है। कंदराओं में जल के टपकने से कंदरा की छत के सहारे चूने का जमाव लटकता रहता है, जिसे स्टैलेक्टाइट कहते हैं। क्या होता है? ये जो कंदरा होती है दोस्तों, कंदरा मतलब हो गई गुफा। आपको बताया ना, कंदरा यानी कि जमीन के अंदर, जैसे ये मान लीजिए जमीन है और इसके नीचे का खोखला भाग ये हो जाएगा, ये खोखला भाग। तो इसमें चूने के पत्थर की ऐसे जो लटकती हुई कंदराएं दिखाई देंगी। कंदरा में लटकता हिस्सा दिखाएगा, वो क्या कहलाएगा? ठीक है। जो कंदरा की छत से, ये छत हो गया, इससे लटकती हुई जो दिखेगी वो क्या कहलाएगी? पूछता है ऐसे कि जो कंदरा की छत से लटकती हुई संरचना को क्या कहते? बस लटकता रहता है, जिसे स्टैलेक्टाइट कहते हैं। कंदरा के फर्श पर चूने के जमाव से, कंदरा के फर्श पर यानी जमीन अब बेटा आ गया, ये तो छत था, अब जमीन कंदरा की गुफा की जमीन, कंदरा के फर्श पर चूने के जमाव से, कंदरा के फर्श पर चूने के जमाव से निर्मित स्तंभ
स्टैलेग्माइट से नाम चाहिए स्टैलेग्माइट। ऐसे कंदरा मान लो कि ऐसे ऐसे कंदरा, अब कंदरे की जो छत से लटकता हुआ ऐसे ये लटकता हुआ तो क्या कहलाएगा ये? और कंदरा की जो छत है नीचे बेस है इस पर तो लक्षण ये क्या हो गया? फर्श, फर्श है कंदरा का फर्श, और ये क्या हो गया? कंदरा का सिर, छत, छत, कंदरा का छत ये है टोटल क्या है? कंदरा, ठीक है? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों आगे, कंदरा के फर्श पर चूने के जमाव से निर्मित स्तंभ स्टैलेग्माइट कहलाता है। इन दोनों के मिल जाने से कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। इन दोनों के मिल जाने से कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। कैसे निर्माण होता है कंदरा स्तंभ का? ये दोनों किसी कारण से मिल जाते हैं, ये दोनों की संरचना इधर से उधर से मिल गई, क्या हो गया? ये कंदरा स्तंभ। यानी जब तीन संरचना आपको मिली जो कि कहाँ मिलती है? कंदरा। कंदरा मतलब क्या होता है? गुफा, जमीन के नीचे, ठीक है? गुफा आप अक्सर सुने होंगे, गुफा छत पे थोड़ी बनेगी, गुफा जब भी बनेगी जमीन में बनेगी। तो ये पानी वाली संरचना से जब उनके जल से निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। कंदरा की जो गुफा आपकी जमीन के नीचे की है उसकी छत पर लटकते हुए जो चूना पत्थर की जो चट्टानें मिलेंगी, संरचना मिलेगी, इसे कहेंगे स्टैलेक्टाइट, स्टैलेक्टाइट। और जो नीचे फर्श पर उठी संरचना मिलेगी, ठीक है, इस तरह की, इसे क्या कहेंगे? स्टैलेग्माइट। और जब स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट दोनों मिल जाएं, कहीं कहीं पे मिली हुई संरचना रहेगी, तो क्या कहलाएगी? कंदरा। और ये तीनों संरचनाएं कहाँ पाई जा रही हैं? कंदरा में पाई जा रही है। बस इतना सा है और मुझे लगता है जीवन भर याद है। चलिए, रहेगा तो नंबर देखे जाएगा। अब अगला लिखिए अंधी घाटी। अंधी घाटी ज्योग्राफी जानने क्या होता है? बहुत स्कोरिंग होता है। इसमें जो है वो है, यानी स्टैलेक्टाइट जो है तो है, तो बात खत्म है। ये साइंस जैसा बिहेवियर करता है, इसका बर्ताव साइंस जैसा है तो है। इसमें कुछ इतिहास भूगोल नहीं बदलना, इतिहास नहीं बदलना है इसका, ये है तो है। मतलब इसमें बिल्कुल एज इट इज़ है। अगर आपको याद है तथ्य है तो आपने दिया तो बिल्कुल स्कोर आपको मिल जाएगा। तो रहना बात को, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है और बिल्कुल इससे बेहतर एक मतलब एक तरह से इसी नाते साइंस के जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आसानी से तो समझ में आ जाता है और स्कोरिंग भी होता है, इसके साथ बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। तो ये बात थी आपकी। चलिए भाई, ब्लाइंड वैली के बारे में बात करते हैं। अंधी घाटी, ब्लाइंड वैली। जब विलय रंध्र नदी के प्रवाह मार्ग के बीच में आ जाते हैं, विलय रंध्र नदी के प्रवाह मार्ग के बीच में आ जाते हैं, तो पूरी नदी ही जब विलय रंध्र नदी के प्रवाह के मार्ग के बीच में आ जाते हैं तो पूरी नदी ही उनमें गिरकर विलीन हो जाती है, तो पूरी नदी ही उनमें गिरकर विलीन हो जाती है। ये विलुप्त
ये विलुप्त जलधाराएं बाद में ये विलुप्त जलधाराएं बाद में पातालीय नदी का रूप ले लेती हैं। ये विलुप्त जलधाराएं बाद में पातालीय नदियों का रूप ले लेती हैं, पातालीय नदियों का रूप ले लेती हैं और अंदर ही अंदर बहती हुई सागर तक, अंदर ही अंदर बहती हुई सागर तक पहुंच जाती हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग दोस्तों? कुछ जगहों पर अगर ये कंदराएं रास्ते में अगर मिल जाती हैं तो पूरी पूरी अंधी घाटी उसी को कहते हैं जहाँ पर रास्तों में क्या मिल जाता है? हाँ, प्रवाह मार्ग में क्या हो जाता है? विलय रंध्र मिल जाते हैं। विलय रंध्र मतलब यानी कि चूनी की चट्टानें जहाँ मिल जाएंगी तो घुल जाएंगी तुरंत, और जहाँ जहाँ चूनी मिलेगी तो घुलता चला जाएगा वो। और जब घुल एक बार रास्ता बन गया तो जो नदी आगे से आ रही है उसमें जब जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो लगेगा कि नदी पूरी पानी जमीन सोख ले रहा है, पानी चला जा रहा है। लेकिन होता क्या है कि वो जहाँ जहाँ चूना पत्थर होता है रास्ता बनाए रखती है नदी, तो वो उसका अगर समुद्र तट तक है तो वो उस तरह से प्रवाह बना लेती है और फिर वो वहीं से अंदर ही अंदर समुद्र तक चली जाती है, या फिर कहीं से और आगे जा करके फिर पुनः वो उद्गार करती है और फिर वहाँ से पानी वो उसका निकलता है। समझते हैं? अब कैसे निकलेगा? किसी झील में जाके कनेक्ट हो जाएगी कहीं से। अब झील में कनेक्ट हो गई तो नदी वहाँ से आ रही है, पानी कुछ 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक वो नीचे बह गई। 200 किलोमीटर बाद कोई नरम चट्टान मिली या समुद्र मिला तो पानी वहाँ उसने विसर्जित कर दिया। अगर झील का चट्टान मिल गया किसी तरह से चूना पत्थर वाला क्षेत्र है तो पानी वहाँ से निकल करके फिर एक नई नदी के रूप में निकल जाती है। जैसे एज लाइक के आप लोग देखते हैं गोमती नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ पड़ता है ये? पीलीभीत के पास पड़ता है ना। कौन सा तालाब? झील एक कहा जाता है। और किसी को नहीं पता है क्या कहा जाता है? फुलहर झील के बारे में सुना है ना? हाँ, हम ही पढ़े, हम ही बताएं, कुछ आप लोग भी करिए, ठीक है। तो वहाँ से जब निकलती है तो हो सकता है कि वो भी कहीं से कनेक्टेड हो, क्योंकि वहाँ से एक नदी निकल गई। कोई झील इतना पानी कैसे दे सकती है? या तो वहाँ पर पाताल कोड़ कुएं हों या जल स्रोत हों, अपने आप से पानी निकल रहा है तभी तो नदी प्रवाहित हो रही है। एक झील से कंटिन्यूसली पानी निकल रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पर पानी का कहीं से स्टोरेज हो रहा है, वहाँ पानी आ रहा है। नदी बहुत बड़ी बात हो जाती है। पानी बहुत ज़्यादा होगा, ग्लेशियर पिघलेगा या कहीं से जल स्रोत से पानी निकलेगा तभी वो नदी को प्रवाहित करेगी। नदी में बहुत ज़्यादा पानी होता है, ये एक साधारण सी बात नहीं है। एक झील समाप्त हो जाएगी, अगर कुछ किलोमीटर तक नदी को ले लीजिए और छोटी झील है तो उसमें कितना पानी आएगा? अगर झील बहुत बड़ी नहीं है तो वो बहुत गहरी नहीं है। तो नदी आप देखते हैं नदी तो गहरी होती है ना भाई। अगर 10 किलोमीटर पर नदी का प्रवाह हो गया तो समझिए पता नहीं कितना पानी उसमें हो जाएगा। और उसमें कई झीलें, उसी को 10 किलोमीटर नदी को आप एक जगह से कलेक्ट कर दीजिए, ऐसे में कर दीजिए तो देखिए कितनी बड़ी झील की संरचना बना देगा वो। और सतत अगर पानी निकल रहा है तो इसका मतलब पानी कहीं से आ रहा है। तो कहने का सेंस ये था कि नदियाँ जब उपलब्ध है, जो पाताल में जो गायब हो जाते हैं, अंधी घाटियों में जब नदियों का पानी चला जाता है तो फिर वही नीचे से ही वो समुद्र तक चला जाता है। ऐसा न सोचिएगा कि जमीन पानी को सोख लेता है, पानी नहीं सूखता। वो जितना उसका जलस्तर है उतना वो सूखेगा, उसके बाद से पानी वो ओवरफ्लो हो जाता है। आप देखते होंगे एक सीमा होती है जमीन की पानी सूखने की। जैसे जहाँ पे झील या तालाब या गड्ढे होते हैं वहाँ पर देखिए एक सीमा के बाद पानी नहीं सूख पाता है तो पानी ऊपर गड्ढे में बना रहता है। इसका यही मतलब हुआ ना। अगर ऐसा ना होता तो पूरे तालाब भी सूख जाते। सूखता है तालाब कब सूखता है? जब सूर्य का तापमान भी यानी कि जल को वाष्पित भी करता है गर्म करके उसको, उसका वाष्पन भी होता है तब। और जब नीचे जमीन सूखती है तब, दोनों की स्थिति में ही जाके सूखता है। वो भी छोटा तालाब। बहुत बड़ा तालाब होगा तो पानी कभी, आपने बहुत सारे तालाबों को देखा होगा, गड्ढों को देखा होगा जहाँ पानी कभी नहीं सूखता, ठीक है। तो उसमें यही होता है कि पानी की भी अवशोषित करने की जो क्षमता होती है सब में भिन्न भिन्न होती है। एक सीमा से ज़्यादा वो नहीं सूख सकता। चलिए
तो सागर तक पहुंच जाती है। अतः शेष शुष्क घाटी को यानी जहां तक जो बची रहती है घाटी, शेष शुष्क घाटी को अंधी घाटी कहते हैं। शेष शुष्क घाटी को अंधी घाटी कहते हैं। अंधी घाटी किसे कहते हैं? इसको जैसे नदी यहाँ जा रही है, क्या मालूम समुद्र है, अब नदी जा रही है यहाँ पर, क्या है नदी यहीं से चलेगी, नदी जाना चाहिए तक यहाँ तक, तब जाकर समुद्र मिलती है ना। अब पानी यहीं चला गया, जो करके समुद्र चला गया। ये घाटी कहलाए तो कौन सी घाटी? शेष शुष्क भाग को अंधी घाटी कहा जाता है, जहाँ पानी नहीं जाता है, अंधी घाटी। चलिए दोस्तों, चलिए उतना ही रखिए, इसलिए पर्याप्त हो गया आप लोगों के लिए। अब लिखिए, सागरीय जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां या सागरीय जल के कार्य। सागरीय जल के कार्य, सागरीय जल के कार्य या सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या अभी तक दो कंप्लीट कर लिया है। नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां या नदी के जल के कार्य लिखा हम लोगों ने, उसके द्वारा निर्मित अपर्दन और जो निक्षेपण की स्थलाकृतियां देखी। दूसरा हम लोगों ने देखा भूमिगत जल, ठीक है, उसके द्वारा अपर्दन और निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को देखा हम लोगों ने। अब हम लोग आ गए हैं समुद्री जल की तरफ। समुद्री जल के कार्य कहिए या समुद्री जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कहिए, ठीक है। तो इस पर हम लोग दूसरे स्टेप पे आ गए हैं। आइए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग का हिमानी आ जाएगा, पवन आ जाएगा, ये दो और बचेंगे जो कि हम लोग 2-4 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। चलिए आगे दोस्तों, सागरीय जल का कार्य कई कारकों द्वारा संपन्न होता है। जल का कार्य कई कारकों द्वारा संपन्न होता है। उदाहरण के लिए सागरीय लहर, धाराएं, ज्वारीय तरंग, तथा सुनामी या सुनामिस लिख सकते हैं, इनमें सागर तटीय दृश्यावली के सृजन में सागरीय लहरों का सर्वाधिक महत्व होता है। सागरीय लहरों का सर्वाधिक महत्व होता है। सागरीय तरंगों द्वारा सागरीय तरंगों द्वारा
अपर्दन एवं निक्षेपण, अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा निम्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब देखिए शक्ति क्या होती है सागरीय जल के कार्यों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कौन, किसके कार्य से संरचनाओं का निर्माण होगा? सागरीय जल होगा। सागरीय जल नदी द्वारा, नदी का जल था, भूमिगत जल में तो भूमिगत जल था, यहाँ पर क्या सागरीय जल होगा। शक्ति जो अपर्दन निक्षेपण की क्रिया कराएगी कौन करेगा? सागरीय जल कराएगा। कौन कौन सी क्रियाएं करता है वो आप ध्यान रखेंगे। फिर अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, फिर निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में आप करेंगे। ठीक है, लिखिए कुछ दोस्तों, क्रियाएं क्या क्या करता है ये, वही जो सब में होता है वो इसमें भी क्रियाएं होंगी। जैसे जल गतिक क्रिया, क्रिया में जल गतिक क्रिया पहला क्रिया, दूसरा तटीय अपघर्षण सन्निघर्षण, अपघर्षण सन्निघर्षण, घुलन की क्रिया, जलदाब की क्रिया, इन क्रियाओं के माध्यम से दोस्तों कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। तो कुछ इन्हीं प्रक्रिया जो होती प्रक्रियाओं से कुछ अपरदनात्मक स्थलाकृतियां बनती हैं और कुछ निक्षेपण वाले स्थलाकृतियां बनती हैं। तो अपरदन वाली स्थलाकृतियां क्या क्या बनती हैं भाई लिख लीजिए। ठीक है, तटीय क्लिफ, तटीय क्लिफ, तटीय कंदरा, महराब, तटीय कंदरा, महराब, स्टैट, लघु निवेशिका, ये कुल 5 तरह की अपरदन की क्रिया द्वारा समुद्री जल अपरदन जब करेगा तो इनका निर्माण होगा। और कुछ निक्षेपण की भी संरचनाएं बनेगी। वो कौन सी होंगी? पुलिन है, रोधिका है,
बिल्कुल पहले स्पिट है, हुक है, लूप है, हुक है, लूप है, ताम्बोलो है, ताम्बोलो या टोम्बोलो से भी पढ़ते हैं। अगला है संयोजन रूढ़िका। संयोजन रूढ़िका टोम्बो टोम्बोलो सब एग्जाम में पूछा है, तो उसमें पूछा है, स्क्रिप्ट पूछा है, फिल्म पूछा है, फर्स्ट एस्पेक्ट पूछा है, मेरा भी पूछा है, सब पूछा है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। आइए एक एक को उठा करके इसको समझ लेते हैं कि क्या इसको क्या कहते हैं। आइए लिखिए, पहले चेंज करके पहला लिखिए तटीय क्लिफ क्या चीज होती है। तटीय क्लिफ लिखा आपका, तटीय क्लिफ, इसको इंग्लिश में कोस्टल क्लिफ कहेंगे, CLIFF क्लिफ, कोस्टल क्लिफ या तटीय क्लिफ। चलिए इसमें देखिए, सागर तरंगों द्वारा अपरदन से जब कोई सागर तरंगों द्वारा अपरदन से जब कोई सागर तट सागर तरंगों द्वारा अपरदन से जब कोई सागर तट एकदम सीधा खड़ा होता है, एकदम सीधा खड़ा होता है, तब उसे तटीय भृंग या तटीय क्लिफ तो उसे तटीय क्लिफ सीधा खड़ा होता है, तो उसे तटीय भृंग या तटीय क्लिफ भी कहा जाता है। इसको तटीय भृंग भी कहेगा तो वही बात हो जाएगी, क्लिफ को ही भृंग कहा जाता है। अब होता क्या है, देखो जब ऐसी संरचना को बनी हुई है, ये आपका पानी इधर से समुद्री जल है, अब ये हिस्सा ऐसे बना हुआ है, तो संरचना से कटी और इसके बाद ऐसे समुद्री जल ने इसको काट दिया, जल आता है तो वहाँ से इसको काट दिया, देखो क्या काट डाला है, गहरे चला जब चट्टान कभी यहाँ खड़ी संरचना है, वो क्या कराते हैं तटीय भृंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए अगले ये तटीय कंदरा एवं मेहराब। ये क्या है, तटीय कंदरा एवं मेहराब, तटीय कंदरा एवं मेहराब, तो दोनों का निर्माण ऐसे समझो, तटीय कंदरा, कंदरा मतलब क्या होता है, और मेहराब होता है क्या, जैसे आपका घर या मंदिर देखते होंगे
तो एक संरचना होती है जहाँ मंदिर के द्वार पे जाते एक मेहराब ऐसा बना होता है, तब आप मंदिर में जाते हैं दर्शन के लिए, प्रवेश करने के लिए। बड़े मकानों में ऐसे बने रहते हैं मेहराब। तो ये होता है मेहराब। अब होता क्या है भाई, होता ये है कि कोई ऐसी चट्टान मान लो संरचना है, चट्टान की ऐसे यहाँ समुद्री जल सब समुद्री जल। अब समुद्री जल जाता है तो पानी क्या करेगा, इसके हिस्से को ऐसे एक तरह से होल के तौर पे काट देगा। गड्ढा हो गया, यहाँ भी चट्टान हो गई, यहाँ भी खड़ी चट्टान, चट्टान है सब बड़ी कटा हुआ हिस्सा। तो ये जो कटा हिस्सा होगा ये हो जाएगा कंदरा। गड्ढा दिख रहा है, ये जो था यहाँ तो चट्टान उसको काट दिया है, होल होता है, आर पार हो जैसे चट्टान है खड़ी, चट्टान को काट दिया तो क्या हो गया, होल हो गया, कंदरा हो गया। और ये जो हिस्सा उसके ऊपर खड़ा हुआ है, ये कटक सा हिस्सा है ना, ये मेहराब बना हुआ ऐसे बना है, ऐसे ऐसे मेहराब है, ऐसे सब ये चट्टान है। यहाँ पर भी ऐसे ऐसे था, ये करके गायब हो गया, ये गुफा जैसी संरचना पर मैंने कंदरा हो गई है। और ये वाला हिस्सा हो गया मेहराब, ये हिस्सा हो गया, ये हो गया सागरीय तरंगे कमजोर चट्टानों के संस्तर पर विशिष्ट अपरदन क्रियाओं द्वारा तटीय क्षेत्रों में कंदरा का निर्माण करती हैं। तटीय क्षेत्रों में कंदरा का निर्माण करती हैं। ये कंदराएं जो बनेंगी तो सदैव क्या तटीय वाले क्षेत्रों में मिलेंगी, जहाँ चट्टान मिलेगी उन्हीं को काटेंगी, है ना। और कभी कभी आप देखते होंगे कि समुद्रों में टीवी में फिल्में दिखाता है, गाने दिखाता है, तो वहाँ पर ये संरचनाएं अक्सर देखने को, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं मिल जाती है संरचनाएं। तो कंदराएं दिखाई देती है, और पहाड़ समुद्र में है, उसको पटान कर दिया, होल बन गया, और ऊपर मेरा सब समुद्र डेवलपमेंट हो जाती है। हर जगह अपना साथ लेते हैं, है ना। वही सब देखने को मिलता है, क्योंकि और जगहों पर भी देखने को मिलता है, लेकिन आपकी दुर्लभ आंखों से वो देख नहीं पाता है। जब गाना वाला देखेंगे पिक्चर वगैरह में तो ऐसा देखने को मिलता है। अब मेरे साथ में क्या आप लोग तो देखते नहीं, फिर उसको देखिएगा अपने किताबों में, ठीक। चलिए आगे पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, लिखिए अब थोड़ा सा मेहराब के बारे में कीजिए। जब समुद्र की ओर आगे बढ़े भाग पर, जब समुद्र की ओर आगे बढ़े भाग पर दो विपरीत दिशाओं से सागरीय तरंगों द्वारा कंदराओं का निर्माण होता है। दो विपरीत दिशाओं से सागरीय तरंगों द्वारा कंदराओं का निर्माण होता है, तो दोनों कंदराओं के मिलने से मेहराब का निर्माण होता है। मेहराब का निर्माण होता है। नेक्स्ट लिखिए बच्चों, स्टैग। स्टैग क्या? स्टैग क्या होता है? कुछ नहीं, सिर्फ क्या होता है, जब अपरदन इस तरह से हुआ है
तो ये बना कंदरा, और ये बना इसका सिर्फ और ये ऐसा बना मेहराब, और ये बना इसकी छत। ध्यान में अच्छा था ये, या पूरे को मेहराब में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपर्दन जब ये भी होता है, यानी कि अपर्दन होकर के ये भी करते हैं। ये संरचना जो है आपकी इस रूप में खड़ी हो जाएगी, खड़ा हो जाएगा संरचना, तो समझ लीजिए स्तंभ जैसे दिखने लगे। यहाँ पे मैंने राउंड कर दिया है, इसको अगर आप थोड़ा सा खड़ा कर लें तो क्या स्तंभ जैसी संरचना दिखने लगेगी। पहले क्या था, ये ऐसे जुड़ा हुआ था, ऐसे ऐसे जुड़ा था, जुड़ता नहीं था, तो खड़ा स्तंभ जैसा हो जाएगा। और क्या होगा, ये संरचना यहाँ होगी, जल के अंदर मतलब ऐसे से कनेक्ट करेगा, सॉरी इससे कनेक्ट करेगा, ताकि कंदरात यहाँ बनी थी, ये कनेक्टेड रहेगा। अब यही जो स्तंभ जैसी संरचना दिख रही है आपको, यहाँ पे आपको छोटा स्तंभ लग रहा है, छोटा पतला कर दीजिए, ये ऐसी संरचना बचेगी। तो ये इसका खत्म हुआ हिस्सा है, तो ये जो लंबा संरचना बनेगी, और ये शिखर ऐसा इसका हो जाएगा, क्या थोड़ा ऐसे पतला रहेगा शिखर, क्योंकि भाई छतर को होगा ना ऊपर वाले हिस्से का ऐसे, या जैसे भी हो, चौकोर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। पत्थर किस तरह का निर्मित है उस पर डिपेंड करेगा। ये जो समुद्र में अब ये पानी हो गया, ये इस बीच में खाली हो गया, ये स्तंभ जैसा लगता है, थोड़ी दूर पानी में जाने के बाद खड़ा है कोई संरचना, वही जो पानी में जाने के बाद में यहाँ पर पूरा संरचना उसकी है, फिर उसके बाद में बीच में गायब है, फिर जाके स्तंभ जैसा खड़ा हुआ संरचना जो है समुद्र में, वही कहलाता है स्टैलेक्टाइट। ठीक, बुझाएगी? एक दो बार पढ़ लोगे तो एक आध दो नंबर जेब में। मेहराब के ध्वस्त होने से, लिखिए बताए, हंसते रहिए जिंदगी में। जानते हैं आप लोगों को जीवन में अगर कुछ सीख लेनी है तो कभी रोड पे जाइए, जो चने बेचने वाले या पेन बेचने वाले, किताब बेचने वाले, वो कितनी स्फूर्ति से बात करते हैं, कितना एनर्जी उनके अंदर होती है। पहले आपने बचपन में देखा है, मैंने बचपन में बहुत देखा है, बसों में जब जर्नी करते थे तो क्या करते थे, कुछ किताब बेचने वाले आ जाते थे, वो फर्राटेदार बोलना शुरू कर दिए, ये किताब, ये इंग्लिश, ये इतनी ऊर्जा। तो उस समय तो बचपन था, समझ में नहीं आता था कि यार मतलब क्या है, लेकिन उस व्यक्ति को भी देखिए कितना कौशल होता था उनके अंदर, कितनी ऊर्जा के साथ हर बस में जाते थे और किताब नहीं बिकती। एक दो लोग कभी देखते थे, कभी कभी नहीं भी देखते थे। चने बेचने वाले, मूंगफली बेचने वाले कुछ लोगों को देखिए, इतनी ऊर्जा स्फूर्ति के साथ आएंगे, एक का दो कुछ भी अपना करते रहेंगे, जो भी उनकी अपनी एक शैली है बात करने के लिए, जिससे लगेगा कि पूरा सुबह नहा धो के पूरी ऊर्जा एनर्जी के साथ उसमें इन्वॉल्व है। अगर उनसे कुछ सीखें, वो बेचारे शायद 100, 200, 400, 500 भी कमा पाते हैं कि नहीं पाते हैं, एक अलग विषय है। वरना जिंदगी में कटोरे लेकर के, कटोरा ऐसे टोटल लाइफ चली जाती है, और हीरो लोगों की और चली जाती है, क्योंकि दुर्लभ होता है। वो ना तो कार्ड जोकर बन सकते हैं, मतलब कॉमेडियन नहीं बन सकते। भाई जो हीरो हो, एक आध पिक्चर कर लिया हो तो कहीं का नहीं रह जाता। साइड हीरो रहेगा तो कुछ और ब्रांच का रोल कर लेगा, उसी तरह से जैसे फिल्मों में होता है, उसी तरह से व्यक्तिगत जिंदगी में होता है। अगर एक बार कोई हीरोइन या हीरो बन गया तो दोबारा वो सहायक रोल में जल्दी फिट नहीं बैठता, और बाकी जो सहयोगी रहते हैं वो पीछे पीछे डांस कर लेते हैं। जो पीछे डांस करते रहे, हीरो या हीरोइन ऐसे करते रहते हैं, वो पीछे पीछे रहते हैं, वो उनके मतलब जो है सहयोगी रहते हैं। आप उनके स्टेप को देखिए, उस हीरो और उस हीरोइन से कम मेहनत वो नहीं करते, ये करते हैं कभी। उनका पूरा स्टेप उसी तरह से, बहुत नहीं करते बेटा, लेकिन उतना तो करते ही। मतलब दोनों की मेहनत लगभग समान होती है, लेकिन एक को मिलता है 2 करोड़ और दूसरे को 20,000 एक डांस का, 15,000 भी मिल गया तो मिल गया। और उस जगह बनाने में भी प्रतिस्पर्धा रहती है। कहने का मतलब वो लोग बड़ी संघर्ष करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। उनसे लेकर के अगर आप जीवन में देखेंगे तब समझ में आएगा कि वास्तव में कितना एक ऊर्जा, कितनी किसी चीज़ की कितनी ज़रूरत होती है। इन लोगों को मैंने जो छोटे छोटे आपको बताए, मुझे देख करके बड़ी उसमें एक तरह से मोटिवेशन मिलता है, क्या ये भी एक इंसान है कि जो अपने जीवन में कितना संघर्ष करके और अपने चेहरे को एकदम बिल्कुल स्माइलिंग फेस के साथ, प्रसन्नता के साथ वो आपको बिल्कुल एनर्जेटिक करते हैं।
खाइए चना बिल्कुल रहिए फोर्थ एक्टिव टाइप से कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं ना उनके, और उनको देख करके लगता है वास्तव में चना इनको बिल्कुल लग ही रहा है, अगर सोचें, लेकिन आप सोचते ही नहीं है क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। तो वो ऊर्जा, वो स्फूर्ति अगर जीवन में, पढ़ाई या किसी तरह की अगर जीवन में घुस जाए तो फिर कोई सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये शायद आप लोगों को भी भली बात नहीं समझ में आए। तो वही ज़रूरत है कुछ करने के लिए, और जब वो कुछ करेंगे तभी उस तरह की ऊर्जा अपने अंदर स्फूर्ति का सृजन होता है। समझ रहे हैं? वो मोटिवेशन का कारक नहीं बन सकते। कोई ज़रूरी है कि हम बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के पास जाएँ, वो तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मोटिवेटर होते हैं। कई जगह पे तो डांट भी खा जाते हैं बेचारे, फिर अगले 2 मिनट के बाद नया जीवन का एक रोल अपना अदा करते हैं और पूरी ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ। चलिए उनसे मोटिवेट होइए। इस टैग को लिख लीजिए, इसके बाद समाप्त रहिए। मेहराब के ध्वस्त होने से चट्टान का अगला भाग, मेहराब के ध्वस्त होने से चट्टान का अगला भाग मतलब ये वाला भाग है, अगला भाग, चट्टान का अगला भाग यानी समुद्र की तरफ वाला भाग, तो समुद्र में हुआ होता है वही अगला भाग कहलाएगा। ध्वस्त होने से चट्टान का अगला भाग समुद्री जल के बीच एक स्तंभ की भांति खड़ा रहता है, एक स्तंभ की भांति खड़ा रहता है, जिसे स्टैग कहा जाता है। जिसे स्टैग कहा जाता है। अगली हेडिंग कर ले बच्चों, लघु निवेशिका। लघु निवेशिका जिसे कोप कहते हैं, COPE कोप, लघु निवेशिका। कल देखेंगे इसके शेष आगे। थैंक यू।